Hello and welcome to EduShield. स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम करने वाले हैं इंग्लिश क्लास 12th का सबसे पहला चैप्टर द लास्ट लेसन बाय अल्फोंसे डॉयट। What a thunderclap these words were to me. Oh, the wretches! That was what they had put up at the town hall. My last French lesson. Why, I hardly knew how to write. I should never learn any more. I must stop there. Then, oh, how sorry I was for not learning my lessons, for seeking birds' eggs or going sliding on the Saar. My books, they had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar, and my history of the saints, were old friends now that I couldn't give up. What a thunderclap these words were to me. यहाँ इसका मतलब है कि फ्रांस अब अपने टीचर के इन वर्ड्स को सुनता है तो वो बहुत शॉक हो जाता है और फिर वो सोचता है रेचेस के बारे में, यानी कि उस टाउन हॉल के सामने वाले बुलेटिन बोर्ड के बारे में। तो फ्रांस को याद आता है कि और वो समझ जाता है कि जरूर यही न्यूज़ लिखी हुई थी उस बुलेटिन बोर्ड पर आज, और इसीलिए वहां पर इतनी भीड़ थी। फिर फ्रांस सोचता है कि ये क्या सच में उसका आज लास्ट फ्रेंच लेसन है। तो वो सोचता है कि आखिर क्यों ये उसका लास्ट फ्रेंच लेसन है, अभी तक उसने क्यों ठीक से फ्रेंच लैंग्वेज को लिखना नहीं सीखा और अब आगे इस लैंग्वेज को कभी सीख भी नहीं पाएगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, यानी कि मुझे अब इस लैंग्वेज को सीखना यहीं पर रुकना पड़ेगा। अब मैं इस लैंग्वेज को कैसे सीखूंगा? तो फ्रांस काफी ज्यादा सैड और रिग्रेट फील करता है क्योंकि अब वो फ्रेंच लैंग्वेज को सीख नहीं पाएगा, और आखिर क्यों उसने अभी तक ध्यान नहीं दिया अपने लेसन्स में। वो सॉरी फील करता है फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स एंड स्लाइडिंग ऑन द सार्स, यानी कि वो अब अपने लेसन्स पे ध्यान देने की जगह बर्ड्स के एग्स लेने जाता था या फिर रिवर के किनारे पर घूमने चला जाया करता था और अपने लेसन्स को स्किप कर देता था, और इसीलिए अब उसको काफी ज्यादा रिग्रेट फील हो रहा है। फिर फ्रांस कहता है कि उसकी जो बुक्स उसको आज तक न्यूसेंस लगती थी, मतलब ट्रबलसम लगती थी, गुस्सा दिलाती थी, उसको एक बर्डन लगती थी, बहुत ज्यादा हैवी भी लगती थी उठाने में, और जो ग्रामर और हिस्ट्री उसको तंग करती थी, वो आज उन सबको मिस करेगा और वो उसके ओल्ड फ्रेंड्स की तरह है जिसे वो छोड़ना नहीं चाह रहा। And M. Himmel too, the idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. Poor man! It was in honor of his last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, and now I understand why the old men of the village were sitting there in the back of the room. It was because they were sorry too. They had not gone to school more. It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more. तो फिर फ्रांस अपने टीचर के बारे में सोचता है कि उसके टीचर अब चले जाएंगे और वो आज के बाद उन्हें कभी नहीं देख पाएगा। तो ये सोच के फ्रांस भूल जाता है अपने टीचर के रूलर के बारे में और वो कितने क्रैंकी थे उस बारे में।
मतलब कि सैडनेस के कारण फ्रांस अपने टीचर की सभी बुरी बातों को भूल जाता है और फिर वो सोचता है एम हिमल के बारे में कि हाउ पुअर मैन ही इज। यहाँ पर पुअर मैन से मतलब है कि फ्रांस को बुरा फील हो रहा था एम हिमल के लिए। फिर वो सोचता है कि उनका आज लास्ट लेसन है, इसीलिए उसके टीचर ने आज वो फॉर्मल ड्रेस पहनी है और अपने लास्ट लेसन के ऑनर में, और इसीलिए आज विलेज के लोग अपनी रिस्पेक्ट शो करने के लिए एम हिमल की सर्विस को थैंक करने के लिए स्कूल आए हैं। और वो विलेज के लोग सॉरी भी फील कर रहे थे क्योंकि उन्होंने अपने बचपन में अच्छे से पढ़ाई नहीं की और आज वो अपनी रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं कंट्री के थ्रू, क्योंकि आज तक उन्होंने अपनी लैंग्वेज को कभी ठीक से सीखा ही नहीं। लेकिन अब जब उनके टीचर वहां से जा रहे हैं तो इसीलिए वो सब उन्हें रिस्पेक्ट दिखाने के लिए वहां आए हैं और अपनी कंट्री के लिए भी रिस्पेक्ट शो करने आए हैं। While I was thinking all of this, I heard my name called. It was my turn to recite. What would I have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear, and without one mistake? But I got mixed up on the first words and stood there, holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up. I heard M. Himmel say to me, I won't scold you, little Franz. You must feel bad enough. See how it is. Every day we have said to ourselves, Bah, I have plenty of time. I'll learn it tomorrow. And now you see where we have come out. Ah, that's the great trouble with Alsace. She puts off learning till tomorrow. तो फ्रांस इस सब के बारे में सोच ही रहा था कि उसको सुनाई देता है कि उसके टीचर उसका नाम बुला रहे हैं पार्टिसिपल्स के टॉपिक को रिसाइट करने के लिए। मतलब कि अब फ्रांस की बारी थी पार्टिसिपल्स के टॉपिक पर बोलने की। फिर फ्रांस सोचता है कि वो जो डरावने रूल थे पार्टिसिपल्स के, उनको बोलने के लिए वो अपनी जान लगा देता है ताकि वो बिल्कुल क्लियर और बिना किसी गलती के उनको बोल सके। लेकिन फिर वो वहां पे कंफ्यूज हो जाता है और फिर चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। उस टाइम पर उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गई थी क्योंकि वो बहुत डर गया था और वो बहुत ज्यादा स्केर्ड फील कर रहा था और अपने टीचर की तरफ देखने का उसमें करेज भी नहीं था। उसके अंदर फिर एम हेमल ने उसको कहा कि फ्रांस, मैं तुमसे बिल्कुल गुस्सा नहीं हूं और मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा क्योंकि ये तुम्हारी गलती नहीं है और तुम्हें अपनी गलती भी रियलाइज हो गई होगी जो तुम देख ही सकते हो। तो तुम रोज अपने आप से कहते हो कि आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू स्टडी, लेकिन अब देखो वो टाइम खत्म हो गया है और इसमें सिर्फ तुम्हारी ही गलती नहीं है, इसमें पूरे डिस्ट्रिक्ट की भी गलती है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले सभी लोग अपने काम को टाल देते हैं और सोचते हैं कि वो अपनी लैंग्वेज को कल सीख लेंगे। Now those fellows out there will have the right to say to you, how is it you pretend to be Frenchmen, and yet you can neither speak nor write your own language? But you are not the worst, poor little Franz. We have all a great deal to reproach ourselves with. Your parents were not anxious enough to have you learn. They preferred to put you to the work on the farm at the mills, so as to have a little more money. And I have been to blame also. Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons? And when I wanted to go fishing, did I not just give you a holiday? Then, from one thing to another, M. Hamel went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world, the clearest, the most magical, that we must guard it among us and never forget it. Because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language,
It is as if they had the key to their prison. फिर एम हेमल कहते हैं कि जो रशिया के लोग आने वाले हैं उनको कमेंट करने का राइट है हम लोगों पर कि हम लोग कैसे फ्रेंच के लोग हैं, जब हमें अपनी खुद की ही लैंग्वेज ठीक से नहीं आती, ना ही बोलनी आती है और ना ही लिखनी आती है। फिर वो फ्रांस को कहते हैं कि तुम इतने बुरे नहीं हो और इसमें सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है, तुम गिल्टी फील मत करो क्योंकि गलती सबकी है। जैसे कि तुम्हारे पेरेंट्स इंटरेस्टेड ही नहीं थे तुम्हें एजुकेट करने में और इतना ज़्यादा सीरियस नहीं थे तुम्हारी पढ़ाई को लेकर। वो तो चाहते थे कि तुम फार्म या फिर मिल पर काम करो ताकि कुछ पैसे कमाओ। और एज अ टीचर मैं भी इंटरेस्टेड नहीं था कि तुम लोगों को अच्छे से पढ़ाऊं। मैं तुम्हें कभी पौधों में पानी देने के लिए भेज देता था, कभी हॉलिडे लेके फिशिंग के लिए चला जाता था। इसलिए मुझ पर भी इसका ब्लेम आ जाता है कि तुम लोग ठीक से फ्रेंच लैंग्वेज ना बोल पा रहे हो और ना ही लिख पा रहे हो। फिर इसके बाद एम हेमल फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में एक्सप्लेन करने लगते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज एक बहुत ही क्लियर और ब्यूटीफुल लैंग्वेज है इस वर्ल्ड की और सबसे ज़्यादा लॉजिकल लैंग्वेज है। और वो कहते हैं कि हमें इस लैंग्वेज को हमेशा गार्ड करना चाहिए, यानी कि प्रोटेक्ट करना चाहिए और इस लैंग्वेज को कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि जब पीपल एनस्लेव हो जाते हैं यानी कि दूसरी कंट्री के अंदर स्लेव्स बन जाते हैं, तो जब तक वो लोग अपनी लैंग्वेज को याद रखते हैं और अपनी लैंग्वेज को भूलते नहीं, तब तक उनके पास एक तरह से एक की होती है और वो अपने कैद की चाबी होती है, क्योंकि अगर वो दूसरी कंट्री की लैंग्वेज बोलेंगे तो वो उसी का हिस्सा बन जाएंगे और कभी आज़ाद नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर वो अपनी ही लैंग्वेज को याद रखेंगे और उसे ही बोलेंगे तो लोग अपनी फ्रीडम को पा सकते हैं। Then he opened a grammar and read us our lesson. I was amazed to see how well I understood it. All he said seemed so easy, so easy. I think too that I never listened so carefully and that he had never explained everything with so much patience. It seemed almost as if poor man wanted to give us all he knew before going away, and to put it all into our heads at one stroke. After the grammar, we had a lesson in writing. That day, M. Hamel had new copies for us, written in a beautiful round hand, France Alsace, France Alsace. They looked like little flags floating everywhere in the schoolroom, hung from the rod at the top of our desks. You ought to have seen how every one set to work, and how quiet it was. The only sound was the scratching of the pens over the paper. तो इस पैराग्राफ में एम हेमल ग्रामर की बुक को खोलते हैं और लेसन को रीड करना स्टार्ट करते हैं और फिर फ्रांस बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है क्योंकि उसे सारा लेसन बहुत अच्छे से समझ आ रहा होता है और वो लेसन उसे बहुत ज़्यादा इजी भी लगता है। और फिर वो सोचता है कि उसे आज तक अपने लेसन को क्यों नहीं समझा उसने, और वो ये सोचता है कि उसने अपने लेसन को आज से पहले इतने ध्यान से कभी समझा ही नहीं और एम हेमल ने भी आज से पहले इतनी पेशेंस से कभी लेसन को नहीं पढ़ाया, इसीलिए आज उसको कुछ अलग बात लग रही थी और उसको सारा लेसन समझ आ रहा था। फिर फ्रांस सोचते हैं कि एम हेमल हम बच्चों को अपनी सारी नॉलेज देना चाहते हैं जाने से पहले और एक ही बार में हमें सारी चीजें समझाना चाहते हैं ताकि हम सब वो चीजें अपने साथ रखें और हमेशा उनको याद रखें हम। फिर उसका राइटिंग का लेसन स्टार्ट होता है जिसमें एम हेमल उस दिन सब बच्चों के लिए न्यू नोटबुक्स लाते हैं और उन कॉपीज के ऊपर बहुत सुंदर कर्सिव राइटिंग में लिखा होता है कि फ्रांस एल्सास। ये लाइन बता रही थी कि एल्सास हमेशा फ्रांस का ही हिस्सा है और रहेगा और कभी अलग नहीं होगा। फिर फ्रांस को लग रहा था कि वो छोटे छोटे झंडों की तरह है, यानी कि फ्लैग्स की तरह है जो उस क्लासरूम में लहरा रहे थे। आज सभी स्टूडेंट्स बिल्कुल क्वाइटली अपना काम करते हैं और बिल्कुल शांति से अपना राइटिंग का लेसन कर रहे थे और वहां पर इतनी ज्यादा शांति होती है कि रूम में सिर्फ पेन्स की स्क्रैचिंग की आवाज आ रही थी,
यानी कि लिखने की आवाज आ रही थी सिर्फ पूरे रूम में। Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them, not even the littlest ones, who worked right on tracing their fish hooks, as if that was French too. On the roof, the pigeons cooed very low, and I thought to myself, will they make them sing in German, even the pigeons? Whenever I looked up from my writing, I saw M. Himmel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little classroom. Fancy, for 40 years he had been there in the same place, with his garden outside the window and his class in front of him, just like that. Only the desks and the benches had been worn smooth. The walnut trees in the garden were taller, and the hope vine that he had planted himself twined about the windows to the roof. How it must have broken his heart to leave it all, poor man, to hear his sister moving about in the room above, packing their trunks, for they must leave the country next day. But he had the courage to hear every lesson to the last. So, कुछ इंसेक्ट्स क्लास में अंदर आ जाते हैं, लेकिन कोई बच्चा उन इंसेक्ट्स पर ध्यान नहीं देता, और यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी इंसेक्ट्स पर ध्यान नहीं देते और वह शांति से अपना राइटिंग वर्क कर रहे होते हैं। वो बच्चे ट्रेस करते हैं फिश हुक्स को, जैसे कि वो भी फ्रेंच लैंग्वेज हो, मतलब इतनी सीरियसनेस से। फिर फ्रांस सोचता है कि क्या प्रशिया की जो फोर्स है वो उन पिजन्स को भी उनकी लैंग्वेज चेंज करवा देगी और उन्हें भी जर्मन में कू करवाएगी। कू यानी कि जो पिजन आवाज निकालती है। यानी कि जब जर्मन के लोग एल्सैस और लॉरेन डिस्ट्रिक्ट्स को अपने अंडर ले लेते हैं तो वो कमांड करते हैं कि अब सिर्फ जर्मन लैंग्वेज बोली जाएगी और जर्मन ही पढ़ाई जाएगी, और उन्हें फ्रेंच लैंग्वेज ना बोलने दी जाएगी और ना लिखनी दी जाएगी। तो उसी तरह क्या वो जर्मन के लोग पिजन्स को भी जर्मन में सिंग करने के लिए कहेंगे? ये बात फ्रांस सोच रहा था। फिर फ्रांस जब भी राइटिंग करते हुए एम हिमल की तरफ आंख उठा के देख रहा था, तो वो देखता है कि एम हिमल अपनी चेयर पर बहुत स्टिल होके बैठे थे और वो एक एक करके अलग अलग चीजों की तरफ देख रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि वो सारी चीजें जो क्लासरूम में हैं वो उनको मेमोराइज कर रहे हैं, यानी कि याद कर रहे हैं अपने जाने से पहले। वो पूरी क्लास और पूरे उस सीन को अपने माइंड में फिक्स करना चाहते थे कि कैसे वो क्लासरूम दिख रहा है। और फिर फ्रांस सोचता है कि ये बहुत सरप्राइजिंग चीज थी कि एम हिमल पिछले 40 साल से इसी क्लासरूम में पढ़ा रहे थे। जब एम हेमल ने ये बात सुनी होगी कि उन्हें ये जगह छोड़कर जाना होगा, जिन्होंने अपने 40 साल इस जगह पे बिताए हैं, तो इस बात को सुनकर उनका दिल जरूर टूट गया होगा और उनके लिए कितना डिफिकल्ट होगा अपनी सिस्टर को सुनना लगेज को पैक करते हुए, जो कि ऊपर वाले क्लासरूम में लगेज को पैक कर रही थी। तो इस पैकिंग की आवाज को सुनकर उनको कितना बुरा लग रहा होगा। लेकिन he had the courage to hear every lesson till the last, यानी कि एम हेमल इतना ज्यादा इमोशनल हो गए थे इन सारी चीजों को देख के और पैकिंग की आवाजों को सुन के, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत से अपने सारे इमोशंस को कंट्रोल किया और वो हर बच्चे से उसका लेसन सुन रहे थे। After the writing, we had a lesson in history, and then the babies chanted their Ba Baby Bo Boo. Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and, holding his primer in both hands, spelled the letters with them. You could see that he too was crying. His voice trembled with emotion, and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. Ah, how well I remember it, that last lesson. तो फिर राइटिंग का लेसन खत्म होने के बाद
हिस्ट्री का लेसन स्टार्ट होता है और फ्रांस उस हिस्ट्री की क्लास को बेबीज वर्ड से रेफर करता है क्योंकि सब बच्चे छोटे बच्चों की तरह लेसन रिसाइट कर रहे थे और किसी को भी फ्रेंच लैंग्वेज अच्छे से नहीं आती थी। और पीछे के बेंचेस पे ओल्ड हॉजर भी अपने स्पेक्टिकल्स लगा के अपने प्राइमर को हाथ में पकड़कर यानी कि वो पुरानी प्राइमरी बुक को पकड़कर लेसन को रिसाइट कर रहे थे। वो ओल्ड हॉजर लेसन को रिसाइट करते हुए लगभग रोने लग गए थे और उनकी वॉइस ट्रेम्बल हो रही थी जो कि फनी भी थी सुनने में और जिसे सुनकर सारे बच्चे हंसना भी चाहते थे और रोना भी। फ्रांस कहते हैं कि उसे कितने अच्छे से याद है वो लास्ट लेसन। आगे, all at once the church clock struck 12, then the Angelus. At the same moment the trumpets of the Prussians returning from drill sounded under our windows. M. Himmel stood up, very pale in his chair. I never saw him look so tall. My friends, said he, but something choked him. He could not go on. Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk, and bearing on with all his might, he wrote as large as he could, Vive la France. Then he stopped and leaned his head against the wall, and without a word, he made a gesture to us with his hand. School is dismissed. You may go. तो फिर चर्च की क्लॉक में 12 बज जाते हैं और प्रेयर होती है और उसी टाइम प्रशिया के लोग ट्रम्पेट का साउंड भी प्ले करते हैं और वो टाइम था लेसन की क्लास के ओवर होने का टाइम। इसीलिए उसको सुनते ही एम हेमल बहुत सैड और कलरलेस हो जाते हैं क्योंकि अब उन्हें जाना होगा और क्लास खत्म करनी होगी। उसके बाद एम हेमल बहुत स्टिल और मोशनलेस खड़े होते हैं एकदम स्ट्रेटली और फ्रांस को वो बहुत टॉल लगते हैं उस टाइम एम हेमल के अंदर बहुत सारी फीलिंग्स और इमोशंस फ्लो कर रहे होते हैं इसीलिए वो कुछ बोल नहीं पाते और वो बस चौक उठाते हैं और ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं विव ला फ्रांस जिसका मतलब था लॉन्ग लिव फ्रांस। वो इन वर्ड्स को बहुत बड़े लेटर्स में लिखते हैं जो कि ओवरपावर्ड करता है उनके इमोशंस को शो करता है। फिर वो वॉल के पास खड़े हो जाते हैं और बेंट करते हुए इशारा करते हैं कि आज की क्लास ओवर हो गई है और सभी जा सकते हैं। तो हमारा चैप्टर द लास्ट लेसन यहीं पर खत्म होता है। इसके कुछ पॉइंटर्स। द पीपल इन दिस चैप्टर रियलाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ देयर मदर टंग। मोरओवर दे फील द रीजन फॉर देयर डिफीट इज इलिटरेसी। तो अगर वो अपनी फ्रेंच लैंग्वेज को अच्छे से सीख जाते तो शायद उन्हें ये दिन नहीं देखना पड़ता। और ये चैप्टर शो करता है हमारी मदर टंग का सिग्निफिकेंस। France feels that it is impossible to remove one's language from a person, यानी कि उसकी लैंग्वेज एक बंदे के साथ हमेशा रहती है और हटाई नहीं जा सकती। This is because it is something that is natural to a person. This means that no matter how hard the opposition may try, they will fail to remove one's language. तो हमारी जो लैंग्वेज हम बोलते हैं उसको हमसे कोई अलग नहीं कर सकता। The last lesson reflects on the importance of one's language for any race and why it is crucial to safeguard it.